एक बार की बात है। एक पंडित अपने बचपन के एक करीबी दोस्त से मिलने जा रहा था, जो बचपन से ही विकलांग था। पंडित के मित्र का गांव बहुत दूर था और उसे अपने मित्र के गांव पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांव से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह आदमी भी उसके साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो ठीक है, इतने रास्ते पर किसी का साथ होना अच्छा ही है। इसलिए पंडित जी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पंडित ने उस आदमी का नाम पूछा तो आदमी ने बताया कि उसका नाम महाकाल है। पुजारी जी को उस व्यक्ति का नाम बड़ा ही अजीब लगा, पर उसने आगे उनका नाम पूछना उचित नहीं समझा। पंडित जी और वह आदमी दोनों चलते रहे। जल्द ही वे एक गांव में पहुंचे। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, पंडित जी, अब आप आगे बढ़ें, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। पंडित जी ने उत्तर दिया, ठीक है, और पंडित जी आगे रास्ते में बढ़ने लगे। रास्ते में पंडित जी को पता चला कि भैंसे ने एक आदमी को मार डाला है। जल्द ही महाकाल पंडित जी के पास लौट आए। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी, इसलिए उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया, क्योंकि अभी पंडित के दोस्त का गांव बहुत दूर था। पंडित ने महाकाल से कहा, थकावट बहुत हो गई है, इसलिए हमें यहीं आराम करना चाहिए। हम कल सुबह फिर निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, इसलिए मैं वह देकर वापस आऊंगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। यह वही गांव था जहां महाकाल गए थे। यह देखकर पंडित जी चकित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह महाकाल जहां भी जाता है वहां पर किसी न किसी प्रकार का नुकसान क्यों होता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर लौटे तथा चुपचाप आकर विश्राम करने लगे। सुबह होते ही दोनों अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और गांव आया और महाकाल ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप आगे बढ़िए, इस गांव में भी मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े और महाकाल के पीछे चलने लगे, ताकि वह देख सके कि महाकाल कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। जब पंडित जी महाकाल पर नजर रख रहे थे तो उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पंडित जी वहां कुछ नहीं बोले और दोनों अपने अपने रास्ते चलते रहे। थोड़ी देर बाद पंडित अपने आप को पूछने से नहीं रोक सके और महाकाल से बोले, महाकाल जी, आप जहां भी जाते हैं किसी न किसी तरह का नुकसान हो ही जाता है। कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि ऐसा क्यों होता है। महाकाल ने पंडित जी को उत्तर दिया, पंडित जी, आप तो ज्ञानी मालूम होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानी का संग सदैव अच्छा होता है। लेकिन फिर भी तुम यह नहीं समझते कि मैं वास्तव में कौन हूँ। पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ।
यदि आप अपना परिचय ठीक से दे सके तो मेरे लिए यह आसान हो जाएगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमराज का सेवक हूँ, यमदूत। यमराज मृत्यु के देवता हैं। मैं यमराज जी के आदेश से मैं उन लोगों को मारने आया हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित जी के पास पहले से ही यह विचार था, फिर भी इसके बारे में सुनकर वह थोड़ा घबरा गए। फिर पंडित ने पूछा, यदि ऐसा है तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित अवाक रह गए और बहुत निराश हुए। पंडित ने मन ही मन सोचा, अगर महाकाल ने जो कहा है वह सच है तो मेरा दोस्त मर जाएगा, और वह भी मेरी वजह से। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे अपने मित्र से मिलने उसके गांव नहीं जाना चाहिए। पंडित यह सोच ही रहे थे कि महाकाल ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम अपने दोस्त से नहीं मिलोगे तो भाग्य नहीं बदलेगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और यह अगले कुछ क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनकर पंडित जी चौंक गए, क्योंकि महाकाल उनके मन की बात पढ़ सकते थे। इससे पंडित जी को विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में यमदूत ही है। इसलिए वह तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस मुड़ गए। परंतु जैसे ही पंडित जी पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक मनुष्य उनकी ओर तेजी से आ रहा है। जब आदमी करीब आया तो पंडित को एहसास हुआ कि यह तो उसका दोस्त है जिससे वह मिलने जा रहे थे। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थका है और ऐसा लगता है कि वह लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा, अचानक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित ने चकित नेत्रों से महाकाल की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि मेरे मित्र को क्या हुआ है। महाकाल समझ गए और बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और एक पैर से विकलांग होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सका। न तो वह तुम्हारे पास पहुंच सका और गूंगा होने के कारण न ही तुम्हें बुला सका। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है। इसलिए आपके दोस्त की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई और आपकी वजह से उसने अपने शरीर की सीमा को पार कर लिया। वह तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, तुम्हारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि जरूर महाकाल कोई यमदूत हैं। पंडित जी ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता और सभी को एक न एक दिन मरना ही है। लिहाजा उस वक्त खुद को उन्होंने संभाल लिया। फिर पंडित ने उत्सुकतावश पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, यद्यपि यह जानना किसी भी सामान्य प्राणी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो सकता है, लेकिन आप एक समझदार व्यक्ति हैं और आप अपने मित्र की मृत्यु को किस प्रकार स्वीकार कर पाए, यह देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी विचलित या परेशान नहीं होंगे। तो पंडित जी सुनो, तुम आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में
फांसी से मर जाओगे। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं भी अपनी फांसी को सहर्ष स्वीकार कर लोगे। महाकाल जाने लगे, क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त का अंतिम संस्कार विधिवत किया और अपने गांव लौट आए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद वह व्याकुल हो ही जाता है और मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया। चूँकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यहाँ तक कि राजा भी उनके बारे में जानते थे। उसने सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं और हो सकता है कि वे अपनी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सकें। इतने में पंडित राजा के दरबार में पहुँचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनसे सलाह मांगी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि अगर पंडित की बात सच है तो 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर नहीं जाता है तो उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है। इसलिए पंडित के महल में रहने की व्यवस्था की गई और राजा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उनसे नहीं मिल सकता था। लेकिन पंडित जी को कहीं भी जाने की इजाज़त थी, ताकि पंडित को ऐसा ना लगे कि राजा ने उसे कैद में रखा है। हालांकि पंडित को अपनी मर्जी से जाने की अनुमति थी, फिर भी वह डर के मारे बाहर जाने से कतराता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मृत्यु के दिन से एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी से सो गया, ताकि वह रात और अगला दिन जल्दी से बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके बारे में पंडित खुद भी नहीं जानता था। जैसे ही पंडित जी को नींद आई, वह नींद में चलने लगे। वे उठे और अपने कमरे से बाहर आ गए और महल के घोड़े के अस्तबल की ओर चलने लगे। न तो पंडित को किसी ने रोका और न ही किसी प्रकार की पूछताछ की, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वह राजा का विशेष अतिथि था। अस्तबल में पहुंचकर उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर चला गया। बेहोशी की हालत में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंचा। यह संयोग था कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहे थे तो सभी लोग और पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने उन्हें रोका या पूछताछ नहीं की। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गए, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और बिस्तर पर रानी के बगल में सो गए। जब सुबह हुई तो राजा उठा और पंडित को रानी के बगल में सोता देख राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया। अब पंडित जी को समझ में नहीं आया कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुँचे और सीधे राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कैसे कर गए। कुछ देर बाद राजा का दरबार लगा और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने पंडित को फांसी का आदेश दे दिया। फांसी की सज़ा सुनकर पंडित कांप उठा। फिर उसने अपने आप को शांत किया और राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मुझे तो बस इतना ही याद है कि मैं अपने राजा के महल में सो गया था। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और तुम्हारे राज्य में किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका।
लेकिन मुझे पता है कि मुझे आज मरना था और यह हो रहा है। राजा को पंडित की बात थोड़ी सी अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम आज मरने वाले थे? जवाब में पंडित ने राजा को पूरी कहानी सुनाई और कहा, कोई आम आदमी राजा के सामने बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं रानी के बगल में राजा के कमरे में सोने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? यह पूरी तरह से आत्महत्या होगी। मैं इस तरह मरने के लिए दूसरे राज्य में क्यों आऊँगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी ठीक लगी, लेकिन क्या उसे लगा कि पंडित सजा से बचने के लिए बहाना बना रहा है? चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा को एक पत्र भेजा और पंडित के शब्दों की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम होने से पहले ही सैनिक लौट आए और उन्होंने राजा को बताया पड़ोसी राजा का जवाब, पंडित ने जो कुछ भी कहा है वह सच है और हम भी नहीं जानते कि वह आधी रात में वहाँ कैसे पहुँचे। उसे मृत्यु दंड देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। चूंकि राजा ने पहले ही पंडित को मौत की सजा सुनाई थी, वो भी बिना पूरी कहानी जाने। अब अगर पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के बयान का अपमान होगा, और अगर राजा की बात मानने की सजा दी गई तो पंडित गलत तरीके से मर जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों से इस बात का जिक्र किया और काफ़ी चर्चा के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे कि पंडित को सूती धागे से लटका देना चाहिए। इससे आपके शब्दों का सम्मान बना रहेगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि वह एक धागे से फांसी पर नहीं मर सकता है। राजा को यह विचार उचित लगा और राजा ने पंडित को सूती धागे से फांसी देने का आदेश दिया। राजा के आदेश के अनुसार सूती धागे का फंदा बनाया गया और राजा के कहे अनुसार पंडित को फांसी देने के लिए ले गए। पंडित को भी विश्वास था कि रुई का एक भी धागा उसे नहीं मारेगा, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले अपना काम कर गया। सूत के धागे से पंडित के गले की नस कट गई थी और वह तड़प तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून निकल रहा था और कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया था। वह मृत्यु प्राप्त कर चुका था। सभी लोग हैरानी से यह सब देख रहे थे और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागा किसी की जान कैसे ले सकता है। लेकिन घटना घटी और नियति ने अपना काम कर दिया। दोस्तों, अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो वह राजा के महल में कैद होकर हर दिन डरने के बजाय 6 महीने तक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता था। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी ताकि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकें। इसलिए दोस्तों, हम कितनी भी सावधानी बरतें या जो भी उपाय करें, लेकिन हर घटना और उस घटना का पूरा ताना बाना पूर्व निर्धारित होता है, जिसे हम जरा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया और बनाया है वह किसी न किसी कारण से है और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति किसी न किसी घटना से जुड़ी होती है जो होनी है। यानी हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं,
क्योंकि हम नहीं जानते कि किस घटना के घटित होने के क्या कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहाँ और कैसे बोए गए हैं, और इसे ही हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। दोस्तों, इसलिए यह कहा जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा, चाहे आप उसे बदलने के कितने भी जतन कर लें। इसलिए जब तक आप जीवित हैं अपना जीवन खुल कर जिए और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहें, हंसाते रहें। नमस्कार।